हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। टारगेट एग्जाम ओनली पर हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है, हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं और ये प्रशिक्षु बैच आपके लिए एकदम से फ्री लाया गया है। और यहाँ पर आपको सारी क्लासेस और नोट्स सब कुछ पीडीएफ वगैरह सब कुछ जो है फ्री मिलेगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारे साथ हमारी क्लासेस में जुड़ सकें। यहाँ पर कि जैसे कि आपको पता है कि हिंदी का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ बाल विकास पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। इसकी टाइमिंग होती है 5 बजे की और ये भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम अपना बाल विकास जो सेकंड पेपर है EDU 2 है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से आपको कंटेंट मिलेगा और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बारीकी से बताई जा रही हैं। इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ाती हैं। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी और कंप्यूटर पढ़ाएंगी और संस्कृत की टाइमिंग होगी 4 बजे की और कंप्यूटर की टाइमिंग होगी 3 बजे की। और इसके बाद आपको जो पढ़ाएंगे वो हैं रंजीत सर पढ़ाएंगे। रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और उनकी क्लास की टाइमिंग है 6 बजे की। तो जल्द से जल्द हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आप हमारा ये टाइम टेबल इसको याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर दिया है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हमारा पीडीएफ और नोट्स वगैरह मिल सकें। चलो अब हम देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे यहाँ पे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है और ये सब्जेक्ट क्या है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसे हम क्या कहते हैं, EDO फर्स्ट कहते हैं। और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और इसके लिए कितने 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका 50 नंबर का पेपर होगा। तो आइए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। टुडे का हमारा आज टॉपिक क्या होगा, तो आज हम करेंगे स्मृति। क्या करेंगे, स्मृति। तो स्मृति का अर्थ देखेंगे। क्या देखेंगे, स्मृति का अर्थ देखेंगे और इसकी विशेषता जानेंगे और इसका प्रकार जानेंगे और भी जो आपसे पेपर में पूछने की संभावना है वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो अब हम देखेंगे इसका अर्थ। तो स्मृति अर्थ या मीनिंग। ठीक है, तो प्रायः देखा जाता है कि जब कोई बच्चा किसी बात को आसानी से सीख जाता है, याद रखता है और पुनः स्मरण कर लेता है। क्या करता है, किसी चीज़ को सीख जाता है, याद करता है और स्मरण कर लेता है, तो अक्सर हम सभी कहते हैं कि अमुक बच्चे की स्मरण शक्ति अच्छी है। इस प्रकार अच्छी स्मरण शक्ति से हमारा अर्थ क्या है, सीखना, याद करना और पुनः स्मरण करना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अचेतन मन में संचित अनुभवों को चेतन मन में लाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अचेतन मन में संचित अनुभवों को चेतन मन में लाने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल के तहत कि स्मृति होती क्या है। जब कोई घटना व्यक्ति देखता है तो यह घटना अपने पूर्ण अथवा अंश रूप में उसके अचेतन मन में संचित हो जाती है। जैसे कि आपको पता है, अगर हम किसी घटना को देख लेते हैं, कोई मर्डर होते हुए भी देख लेते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो चीज़ें हैं वो हमें याद रहती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, पूर्ण तरीके से हम उसको भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, वो हमारे मन में जो है रहती हैं, चाहे हम कितना भी उनको निकालने का या उनसे दूर जाने का प्रयास करें। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि किसी कारणवश जब व्यक्ति को इस घटना की याद आती है या उसे याद दिलाई जाती है तो युक्त घटना पुनः उसी रूप में उसके चेतन मन में आ जाती है। ठीक है, और अगर जो है आपको उस घटना को याद लाया जाए कि हाँ वो मर्डर हुआ था, इस तरीके से हुआ था, तो आपको सब कुछ जो है मतलब याद आ जाता है। ठीक है, तो आप कहने लगते हैं हाँ ऐसा हुआ था कि क्या क्या हुआ था, पूरा आप जो बता देते हैं सब कुछ आपको क्या हो जाता है, याद आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई हैं।
क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आपको सीधे मिलेंगी। तो देखते हैं, पहले इसमें डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ के अनुसार क्या है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। और अगली जो डेफिनेशन दी है वो दी है हिलगर्ड के अनुसार। इसके अनुसार, हिलगर्ड के अनुसार, तो स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है, स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव व कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा ये कहा गया है। और अगली डेफिनेशन आपकी है वो है स्टाउट के अनुसार। किसके अनुसार? स्टाउट के अनुसार। तो स्मृति एक ऐसी आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत के अनुभव उसी ढंग और क्रम में जागृत होते हैं जिस क्रम में वह पूर्व में उपस्थित थे। ठीक है, तो इनका यह कहना है कि जिसमें अतीत के अनुभव जो होते हैं उसी ढंग और क्रम में जागृत होते हैं जिस क्रम में वह पूर्व में उपस्थित थे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हम जो याद करते हैं वो हमें वैसे ही याद आ जाती है जैसे हम, ऐसा लगता है कि जैसे वो कल की ही घटना हो। ठीक है, तो इसमें आप जैसे कोरोना ले सकते हैं। अगर आप कोरोना के बारे में सोचेंगे तो आपको क्या लगेगा, अरे ये कल की ही घटना है, और आपको सब कुछ याद आएगा कि कैसे कैसे उस समय जो है क्या क्या हमने समस्याओं का सामना किया था। सही है, अब हम आगे चलते हैं। इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका देखेंगे। तो यहाँ पर बनता है स्मृति के अंग बताइए। इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस आपको जो है इनको याद रखना है कि कौन कौन से अंग होते हैं। तो क्या होता है? सीखना। क्या है? पहला इसमें है सीखना। क्या है? पहला जो है सीखना। दूसरा होगा धारण। क्या है? धारण करना। किसी चीज़ को पहले हम सीखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसको धारण करते हैं। फिर क्या करते हैं? पुनः स्मरण करते हैं, रिकॉल करते हैं। आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कोई चीज़, तो उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, धारण कर लिया। ठीक है, ठीक है, धारण कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं? आप उसको रिकॉल करते हैं, उसको अपने मन ही मन में आंखें बंद करके, जैसे भी आप उसको याद करना चाहते होंगे तो आप वैसे याद करते हैं। इसके बाद क्या होती है? पहचान होती है। 4 नंबर पे क्या होती है? पहचान होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्मृति के अंग होते हैं, इसी को हम स्मरण की प्रक्रिया या तत्व भी कहते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये इसका सीधे पूरा चित्र ही ले आई हूँ, क्योंकि चित्र से हम अच्छे से समझ पाते हैं, हमें लंबे समय तक याद रह पाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, और चलिए हम आगे चलते हैं और आगे देखेंगे, और हम इसके बारे में क्या देखेंगे। अब हम जानेंगे स्मृति के प्रकार। क्या है? स्मृति के प्रकार। कौन कौन से स्मृति के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण सभी व्यक्ति की याद करने और धारण करने तथा पहचानने की जो क्षमता होती है वो एक जैसी नहीं होती। जैसे आपने पता ही होगा, अगर आप जो है 2-3 भाई बहन हैं तो आप में तीनों में भी क्या है, जितने भी हैं, 2 हैं या 3 हैं, उन सभी में क्या है, अलग अलग याद करने की जो है स्मृति होगी। ठीक है, तो कोई जल्दी याद कर लेता होगा किसी चीज़ को किसी को बहुत टाइम लगता होगा याद करने में। ठीक है, तो उसी तरीके से उसकी क्या होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, व्यक्ति की वो क्षमता कहलाती है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने स्मृति को निम्नलिखित प्रकार निश्चित किया है। तो कौन कौन से प्रकार बताए हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा। तो पहला इसमें है अल्पकालिक स्मृति। कौन सी है? अल्पकालिक स्मृति। ठीक है, तो अल्पकालिक स्मृति क्या है? तो अल्पकालिक स्मृति उम्र के साथ विकसित होती है। क्या है? उम्र के साथ विकसित होती है। पर इसकी जो एज दी है वो आपको याद रखना है कि अल्पकालिक स्मृति की एज क्या होती है। ये होती है 13 से 17 वर्ष की। कितनी? 13 से 17 वर्ष के मध्य इस प्रकार की स्मृति का विकास तेजी से होता है। किसी तथ्य या सूचना को याद करने, पुनः तुरंत सुना
देना तत्कालिक या अल्पकालिक स्मृति कहलाती है। जैसे किसी चीज़ को बच्चा याद कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, वो तुरंत ही उसको सुना देता है, तो ये क्या होती है, अल्पकालिक स्मृति होती है। जैसे छोटी कक्षाओं में शिक्षक जो होते हैं बच्चों को पहाड़ा या पाठ याद करने को देते हैं और 10 मिनट बाद सुनते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हम क्लास में करते हैं। इसका प्रयोग छात्रों में प्रोत्साहन वृद्धि हेतु किया जाता है। बात सुनते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस तरीके से हम बच्चे को देते हैं, तो उससे क्या वो जो हमने पहाड़े उसे या पाठ दिया है उसके बारे में क्या है, वो पढ़ता है और हमें 10 मिनट के अंदर सुनाता है उसको। ये कहलाती है क्या, अल्पकालिक स्मृति। और इसकी एज क्या होती है, 13 से जब 17 साल का बच्चे वर्ष के मध्य होता है तब इसका विकास होता है बच्चे के अंदर तेज़ी से। क्या होता है, बहुत तेज़ी से विकास होता है। ठीक है, इसका तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे दूसरी कौन सी है स्मृति। तो सेकंड स्मृति का जो टाइप्स है वो है दीर्घकालिक स्मृति। क्या है, दीर्घकालिक स्मृति। जब किसी तथ्य या अनुभव को लंबे समय तक धारण किया जाता है, जब किसी तथ्य या अनुभव को लंबे समय तक धारण किया जाता है तो उसे दीर्घकालिक स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घकालिक स्मृति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घकालिक स्मृति कहते हैं। यह किसी घटना, सूचना या अनुभव का वह पुनः स्मरण है जो सीख लेने के पश्चात अनेक घंटों, अनेक दिनों अर्थात मिनटों तक मस्तिष्क में धारण के रूप में संचित रहता है। ठीक है, इसका मूलभूत आधार क्या होता है, अभ्यास है। कि हम ज़्यादा चीज़ों को मतलब कि अभ्यास करते हैं, जितना अभ्यास करेंगे उतनी हमें चीज़ें क्या होती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो आप किसी अपने चैप्टर को ही ले लीजिए, अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं या कोई टॉपिक आपके पास है, अगर आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके उसे भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको 8 दिन में या जो है मतलब 2-3 दिन बाद उसको रिवाइज़ कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसी अभ्यास के आधार पर अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में संचालित किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर पहले कौन सी स्मृति होती है, अल्पकालिक स्मृति होती है। अब धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसका शिक्षा का स्तर बढ़ता रहता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करता है, अभ्यास करता है, तो क्या हो जाता है, उसके अंदर दीर्घकालिक स्मृति का विकास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्मृति के प्रकार देख लिए। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम आगे इसमें देखेंगे स्मृति में, तो यहाँ पर हम इसके कुछ और टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार की जो स्मृति होती है। तो इसमें है तात्कालिक, कौन सी है, इसमें पहला है तात्कालिक। ठीक है, और सेकंड है स्थायी। ठीक है, और इसके बाद है सक्रिय। ठीक है, फिर रटना, फिर इसके बाद निष्क्रिय, फिर मनोवैज्ञानिक। तो ये सारे क्या होते हैं, अदर जो है टाइप्स होते हैं हमारी स्मृति की। सही है, अब हम इसको एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि इसमें है क्या आखिरकार। ठीक है, कि ये स्मृति किस तरीके से होती है या इसका विकास बच्चे के अंदर या हमारे अंदर किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये स्मृति को ही हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। ठीक है, मेमोरी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखेंगे इनको एक एक करके बारीकी से। तो इसके अतिरिक्त स्मृति के अन्य प्रकार भी हैं जो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं मैं आपको भी बता रही थी। तो जैसे कि हमने वो चित्र में देखा था, पहला है रटन स्मृति। कौन सी है, रटन स्मृति, जो किसी तथ्य को बिना सोचे समझे याद कर लेना, किसी तथ्य को बिना सोचे समझे याद कर लेना अथवा आवश्यकता पड़ने पर ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना रटन स्मृति कहलाता है। ठीक है, जैसे हम जब छोटे थे 7th 8th में होते हैं तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को रटते हैं, जैसे हम बिल्कुल याद करते हैं वैसे अपना पेपर में लिख के आते हैं, सेम टू सेम कॉपी। ठीक है, तो यही क्या होती है, हमारी रटन स्मृति होती है। आज की शिक्षा पद्धति में बच्चों को रटन प्रणाली से दूर रखा जाता है, लेकिन आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें इस रटन प्रणाली को हटा दिया गया। ठीक है, बच्चे अब क्या है, खेल विधि द्वारा नई नई क्रिएटिविटी कर करके सीखते हैं, लेकिन रटना बच्चों को रटाया नहीं जाता है। सेकंड इसमें देखते हैं सक्रिय स्मृति। क्या है, सक्रिय स्मृति,
कौन सी है? सक्रिय स्मृति है। तो सक्रिय स्मृति में अधिगम सामग्री को बोल बोल कर याद किया जाता है। जैसे आपकी आदत होगी, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसको क्या तेज बोल बोल के करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। अनुभवों को इच्छापूर्वक प्रयास कर पुनः स्मरण करना और उन्हें सही ढंग से प्रस्तुत करना सक्रिय स्मृति होती है, ठीक है। इससे पहले वाले में हमने रटन स्मृति देखी थी। उसमें क्या था, जैसा हम रट्टू तोता बन गए थे और वैसा ही हम छाप दे रहे थे पेपरों में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे थे, ठीक है। सक्रिय स्मृति में ऐसा नहीं है। हम बोल बोल के जो याद करते हैं उसी को अच्छे ढंग से जो है उसको प्रस्तुत करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सक्रिय स्मृति कहते हैं। छात्र इसी स्मृति के द्वारा परीक्षा भवन में प्रश्नों के उत्तर कापियों पर लिखते हैं, ठीक है। इसका यूज करके जो हम बड़े हो जाते हैं तब इसका यूज करके लिख पाते हैं, सही है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे और कौन से इसके। तो इसके बाद थर्ड इसमें है निष्क्रिय स्मृति। क्या है? निष्क्रिय स्मृति है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड इसमें है निष्क्रिय स्मृति। तो जब पूर्व अनुभवों को बिना किसी प्रयास के पुनः स्मरण कर लेते हैं तो उसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। इससे व्यक्ति बिना बोले मन मन में विषय वस्तु को दोहराता है। यह स्मृति उच्च स्तर कक्षा और पौड़ों के लिए उपयुक्त होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ा ना गा गा के पढ़ रहे हैं। जैसे हम जब छोटे थे तो पढ़ते थे रट रट के। अब हम क्या करते हैं, अपने सामने बुक रख लेते हैं और चुपचाप मुंह बंद करके उसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो फैमिली वाले हमारे होते क्या सोचते हैं, अरे खाली पढ़ नहीं रहा है, केवल बस बैठा है किताबों को देख रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, ये हमारी जो स्मृति होती है ये उच्च स्तर पर होती है। उच्च स्तर की कक्षा में जब हम पहुंच जाते हैं तब हम निष्क्रिय स्मृति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फोर्थ है तार्किक स्मृति। कौन सी है? तार्किक स्मृति है। तो इसमें क्या होता है, तो तार्किक स्मृति किसी तथ्य को सोच समझकर तर्क के आधार पर याद करना एवं आवश्यकता होने पर उसे सुना देना तार्किक स्मृति कहलाती है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे माइंड के होते हैं, ठीक है। उनकी तार्किक शक्ति जो होती है बहुत अच्छी होती है। मान लो एक बार में उन्होंने पढ़ लिया और उनको सब याद हो जाता है, उनके दिमाग के अंदर बिल्कुल छप जाता है। और वो क्या कहेंगे, अगर आप 5 मिनट बाद उनसे पूछोगे कि क्या पढ़ा आपने, या आप आधे घंटे 1 घंटे बाद भी पूछोगे तो आपको आराम से बता देंगे, अच्छे से बता देंगे, ठीक है। आपके घर में भी आसपास भी ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, या आप खुद भी होंगे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी, एक बार देखा बस हो गया, ठीक है। तो ये तार्किक स्मृति होती है। आगे देखते हैं, और भी हैं कुछ स्मृतियाँ। इसके बाद फिफ्थ है वास्तविक स्मृति। क्या है? वास्तविक स्मृति। जब हम याद की गई या सीखी गई बात को कभी भी नहीं वास्तविक स्मृति कहलाते हैं। मतलब उसको क्या कहते हैं? वास्तविक स्मृति कहते हैं। यह स्थिति परिपक्वावस्था में विकसित होती है, ठीक है। मैच्योर हो जाते हैं तब ये आती है वास्तविक स्मृति। इसमें विषय को क्रमबद्ध रूप से धारण किया जाता है जिससे क्या है, पुनः स्मरण करने में आसानी होती है। शिक्षा के क्षेत्र में इस स्मृति को सर्वोत्तम माना जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी स्मृति का प्रयोग होता है या उसे सर्वोपरि या सर्वोत्तम माना जाता है। तो वो हमारी क्या होगी? वास्तविक स्मृति होगी, ठीक है। क्या होगी? वास्तविक स्मृति होगी। तो भूलते हैं तो वह स्थायी या स्मृति के प्रभावी कारण अधिगम सामग्री को स्पष्टता, सरलता तथा सार्थकता भी स्मरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। निरर्थक सामग्री की अपेक्षा सार्थक सामग्री बच्चे को जल्द याद हो जाती है, ठीक है। हमें ऐसी सामग्री का यूज करना चाहिए बच्चों को सिखाते समय कि उनको अच्छे से क्या है उस चीज़ को याद कर सकें, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने सारे टाइप्स देख लिए जो भी आपसे पूछे जा सकते थे, ठीक है। तो अब हमें जो है
आगे हम देखेंगे स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसको हम बारीकी से एक एक के बारे में जानेंगे। तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ सकें और अपने DLED में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, ठीक है, और अपने जो टीचर बनने का सपना है उसको पूरा कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। BTC को भी आपको हल्के में नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आप पेपर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेवल क्या है। अभी हम आपको समझा रहे हैं तो आपको शायद इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन जो है BTC है इतनी आसान नहीं है करना। एक बार को आपको B.Ed करना आसान है, लेकिन BTC करना आसान नहीं है, क्योंकि BTC में केवल 2 नंबर में आप कितना लिखेंगे, भर भर के पेज तो नहीं लिख पाएंगे। 2 नंबर में केवल आपको सटीक आंसर देना है, ठीक है। तो सटीक पढ़ने के लिए आपको सटीक उसकी जानकारी भी होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको लगेगा अरे ये कहाँ से उठा के दे दिया मास्टर ने, तो जब आपने पढ़ा नहीं होगा तब आपको ऐसा लगेगा। लेकिन हम आपको अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, सब चीज़ें करा रहे हैं और लेवल से ऊपर ही करा रहे हैं, ताकि आपका जो और भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। सही है। तो इस प्रकार की स्मृति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। क्या है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल दूँगी, क्योंकि यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे तो ज़्यादा ये जगह स्पेस इतना भी नहीं है इसमें कि मैं अच्छे से टिक कर पाऊँ। तो पहला इसमें है पहला पॉइंट इसमें है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा अस्वस्थ बच्चों की स्मृति क्या होती है, कमज़ोर होती है। आपने देखा होगा जो बच्चा स्वस्थ नहीं होता है उसकी स्मृति कमज़ोर होती है, ठीक है। तो जो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा पोषण अगर हम खाएंगे तो अच्छा ही हम क्या है पढ़ लिख पाएंगे। सही है कि अच्छे से अगर हमारा पालन पोषण हो रहा है तो हमारी स्मृति भी क्या होगी, तेज होगी, शार्प होगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो बच्चे नए या चिंता अथवा अन्य मानसिक विकारों से ग्रस्त होते हैं उनकी स्मृति अच्छी नहीं होती है, ठीक है। उनके विपरीत यदि बच्चे में मानसिक ताजगी है, तत्परता है तो निश्चित रूप स्मृति प्रक्रिया शीघ्र, सहज और स्थायी और सरल ढंग से होगी, ठीक है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी स्मृति भी अच्छी होगी, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी स्मृति भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ठीक है। ये तो आपने अच्छे से सुना होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है, तो कमेंट करना ना भूलें अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं प्रेरणा। क्या है, प्रेरणा। तो अभिप्रेरित व्यक्ति जल्दी सीखते हैं तथा सीखी हुई सामग्री को लंबे समय तक क्या है धारण करते हैं। अब आगे चलेंगे और कौन सा कारक हो सकता है प्रभावित करने का। अब अगला थर्ड है रुचि। क्या है, रुचि। रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रुचि नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता बच्चा, ठीक है। आप उसको भी कितना भी मार कूट लो पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा। जिस विषय वस्तु को बच्चों की रुचि होती है उसे वे जल्दी सीखते हैं, ठीक है। आरुधिकर वस्तुएं विस्मृत होने लगती हैं, इसीलिए कक्षा शिक्षण में रुचि पैदा करना आवश्यक है, ठीक है। बच्चों को ऐसा उबाऊ फील ना हो, इससे क्या होगा उनकी रुचि जो है पढ़ाई के प्रति वो कम हो जाएगी। फोर्थ इसमें है समृद्धता। क्या है, समृद्धता। तो इसमें जो फोर्थ दिया है वो है समृद्धता। तो वर्तमान से अतीत की घटनाओं को संबंधित कर इतिहास की घटनाओं को
सरलतापूर्वक बच्चों को स्मरण कराया जा सकता है। जैसे अपने गांव की किसी वस्तु को देखकर गांव से संबंधित अन्य बातों को याद आ जाती हैं। अगर हम हमारे पास जो कुछ अच्छी वस्तु है हमारे गांव की, ठीक है, कुछ याद है, अगर हम उसको देखते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो है वहाँ की यादें मतलब कि आ जाती हैं। वो सारी चीज़ें हमें याद आ जाती हैं जो उससे संबंधित होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी स्मृति को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अब हमारी ये लास्ट स्लाइड होगी, इसमें हम लास्ट देखेंगे इसका। तो फिफ्थ इसमें है स्मरण विधि। क्या है? स्मरण विधि। तो बच्चे स्मरण करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसकी याद करने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है? असर पड़ता है, ठीक है। तो जिस विधि का भी हम यूज कर रहे हैं या बच्चा यूज कर रहा है अपने पढ़ाई के लिए, उसका भी असर क्या होता है, हमारी स्मृति पर पड़ता है, सही है। 6 इसमें है शिक्षक का व्यवहार। क्या है? शिक्षक का व्यवहार। तो यहाँ पर शिक्षक का व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जो स्मृति है उसको प्रभावित करता है। तो शिक्षक का बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेहपूर्ण व्यवहार बालक की याद करने की अनुकूल प्रभाव डालता है। जो उसका याद करने की जो उसके अंदर प्रतिभा होती है उस पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है, ठीक है। जैसे आप टीचिंग करने जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से बच्चों से प्रेम से बात करनी है, स्नेह से उनके साथ व्यवहार करना है, कैसे उन्हें हैंडल करना है। तो आप टीचिंग करने ज़रूर जाइएगा, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको वहाँ पर, ठीक है। समझ में आता है कि किस तरीके से जो है बच्चों को हम उनके साथ घुल मिल के उन्हें पढ़ा सकते हैं और उनके साथ जो है कि कितने अच्छे से बच्चे भी आपके साथ बिहेव करते हैं या कितने अच्छे से वो सीखते हैं आपसे, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इसमें है कि 7th है कि उच्चतम वातावरण। क्या है? उच्चतम वातावरण। तो शांतिपूर्वक और स्वस्थ वातावरण अच्छी स्मृति के लिए सहायक होता है। अगर हमारे आसपास का वातावरण अच्छा है तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे क्या है, बच्चे मान लो स्कूल का वातावरण तो अच्छा है, तो अगर हमारे घर का भी वातावरण बेकार है तो उसका हमारी स्मृति पर प्रभाव पड़ता है, सही है। मान लीजिए घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, महायुद्ध हो रहा है और बच्चा क्या पढ़ रहा है तो उसका मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उसे क्या लगेगा, अरे मेरी याददाश्त बहुत बेकार हो गई है, मुझे याद नहीं होता है, कुछ पता नहीं क्या ही हो गया। तो ये सारे जो कारण होते हैं ये बस वातावरण के कारण ही होते हैं कि हमें अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा, इस वजह से हमारी जो स्मृति है वो छीड़ पड़ती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे आगे देखेंगे। आगे इसमें दिया है कि इसके विपरीत वातावरण स्मृति पर विपरीत प्रभाव डालती है। क्या डालती है? विपरीत प्रभाव डालती है। इस कारण कक्षा शिक्षण रुचिपूर्वक एवं बाल केंद्रित होने पर पठान सरल हो जाता है तथा बच्चे भी सरलता से उसे सीख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं हमने वो भी जान लिए। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, आपको क्लास कैसी लगी है। कल वाली क्लास में किसी ने भी कमेंट नहीं किया है। अच्छी लग रही है तो बताइए, बुरी लग रही है तो बताइए, कुछ गलतियाँ हैं उनको भी हम सुधारेंगे अगर आप हमें बताएंगे तो, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें। और कल हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।